हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आफरीन एंड आई एम बायोलॉजी फैकल्टी इन रेजोनेंस। जैसे कि हमने एनसीईआरटी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है, जिससे जिन स्टूडेंट का मेन टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम है वो अपना जो प्रिपरेशन है उसको और अच्छे से कर सके। हमने बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था, जो लास्ट वीडियो था हमारा, और लाइफ प्रोसेस में से भी हमने जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट था वो डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन है इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट होगा उसमें बेसिक जो है न्यूट्रिशन वो होगा, उसके अलावा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा न्यूट्रिशन का, उसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम हर वीडियो में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और साथ साथ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर कैसे हमें करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विथ न्यूट्रिशन। तो लाइफ प्रोसेस का मैं फिर से एक थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी दिया था हमने। जिसने उस लेक्चर को नहीं देखा है उसको देखें, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाइफ प्रोसेस। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए असेंशियल है। या हम यूँ कहें कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, भाई तेरे को जिंदा रहना है, तो तुझे ये फंक्शन परफॉर्म करने होंगे, तभी वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो ऐसे प्रोसेस जो किसी के सर्वाइवल के लिए असेंशियल है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए असेंशियल है, आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। अब असेंशियल कौन कौन से हो सकते हैं? खाना। तो खाना वाला प्रोसेस क्या हो गया? हम खाने में खाना क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें उसमें क्या मिल रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स मिल रहे हैं जो हमारी ग्रोथ करवाएंगे, हमें डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प करेंगे, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कहीं डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करेंगे। तो वो हो गया न्यूट्रिशन। इन्हीं केमिकल्स में जो छुपी हुई एनर्जी उनको बाहर निकालना है, वो कब निकलेगी? जब ऑक्सीजन आएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन रेस्पिरेशन चैप्टर। फिर ट्रांसपोर्टेशन आएगा, ट्रांसपोर्ट करना, सारे जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेज हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, हर सेल के अंदर जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको लेकर आना, उसके अलावा बॉडी में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रिमूव करना। तो ये सारा जो है ये लाइफ प्रोसेस है। और हम जो है आज लाइफ प्रोसेस का अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट जो पार्ट है वो न्यूट्रिशन ही है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने फूड का इंटेक कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे न्यूट्रिशन को, तो न्यूट्रिशन क्या है? इंटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक कर रहा है फर्स्ट, ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जिस फूड का उसने इंटेक किया है उस फूड का वो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। बात ये आती है कि किसी भी कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है तो वो फूड का इंटेक क्यों कर रहा है? क्योंकि फूड के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो फूड है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेंगे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कहीं डैमेज हो गया है तो रिपेयर करेंगे, कोई डिसीज़ है तो उससे फाइट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इन्हीं केमिकल्स को हमने क्या बोला है, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट क्या क्या हो सकते हैं? नॉर्मली हमने सुना ही है इन सब के बारे में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वाटर है। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट है, जो एक्चुअली में फूड के अंदर प्रेजेंट है। इसीलिए, और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, एक सब्सटेंस में प्रेजेंट है, और उस सब्सटेंस को हमने क्या बोल दिया, फूड बोल दिया। तो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, इसी फूड का इंटेक कर रहा है और उसका यूज कर रहा है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। सिंपल क्या हो गया, ये जो न्यूट्रिशन है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है इसी वर्ड से, न्यूट्रिएंट से। तो सिंपल क्या हो गया, अगर हम करें डिफाइन इसको न्यूट्रिशन को, तो इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। तो इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट वाला प्रोसेस हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया न्यूट्रिशन। इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स and their utilization। तो न्यूट्रिएंट का लेने वाला प्रोसेस, उसको यूज करने वाला प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन। अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, ठीक है, तो सबका मेथड क्या होगा, अलग अलग होगा न्यूट्रिएंट को इनटेक करने का।
ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो खुद ही प्रिपेयर कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे अपने फूड के अंदर। तो जो बेसिकली जो मेथड है हम उसको पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम देख लेते हैं कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका मेथड क्या है। अब अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेथड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सारे मेथड्स को हमने क्या किया है, 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसका हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप। कौन कौन सा है? पहला है ऑटोट्रॉफिक और सेकंड है हेटेरोट्रॉफिक। तो जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मोड होगा वो क्या करेगा, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा। वो डिपेंड नहीं होगा कि दूसरा ऑर्गेनिज्म से मुझे फूड लेना है फिर उसका इंटेक करना है, नहीं। वो क्या करेगा, सिंपल सब्सटेंसेस अपने सराउंडिंग से लेगा और उसको मिक्स करके या उसको यूटिलाइज करके अपने फूड को प्रिपेयर करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमें बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो हमें सिंपल इतना लिखना है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपना खुद का ही फूड खुद ही प्रिपेयर कर रहा है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक। तो और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे हम उनको, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, वो डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। तो बोर्ड एग्जाम में हमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा और हेटेरोट्रॉफिक क्या होगा। और पहले भी हमने ये डिस्कस किया है और मैंने ये बताया है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें डिफरेंसेस बताने होते हैं तो उसका जो बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन का जो वे होता है वो यही होता है कि हम क्या करें, हम 2 कॉलम्स बना लें। जैसे अगर हमें पूछा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है तो हमें क्या करना है, एक साइड हमें लिखना है ऑटोट्रॉफिक और सेकंड हमें लिखना है हेटेरोट्रॉफिक। और इसके बाद हमें इनको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। ऑटोट्रॉफिक क्या होगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ठीक है। अगर हेटेरोट्रॉफिक में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, इट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। वो डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। सेकेंड जो हमें यहाँ लिखना है वो है एग्जाम्पल। ठीक है, हमने बोल तो दिया कि भाई ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, हमें कैसे पता होगा वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, या कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स भी लिखने होंगे। जैसे अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। और जब मैं बोलती हूँ ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट्स का मतलब ये है ऐसे प्लांट जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। तो ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन प्लांट हम जनरली टर्म उन प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, या ग्रीन वर्ड ही हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। हेटेरोट्रॉफिक, अब प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में कुछ बैक्टीरियाज भी आते हैं, तो हम बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, फ्यू बैक्टीरिया। और जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर हमें याद रहता है। नहीं तो नॉर्मली हमें क्या याद रहेगा, प्लांट्स याद रहेंगे। ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक में डेफिनेशन के बाद हमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जैसे एनिमल्स के हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, या सिंपल हम ये भी करके लिख सकते हैं ऑल एनिमल्स। तो ये है करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट आंसर इन बोर्ड एग्जाम। तो हमें इसी तरह से डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। अब जब हम यहाँ बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक में क्या है, हमने ये बोला कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है, सिंथेसाइज कर रहा है, लेकिन उसको सिंथेसाइज करने के लिए उसको मटेरियल भी चाहिए ना बाहर से, तो मटेरियल तो वो बाहर से लेगा। ठीक है। अब इन मटेरियल को मिक्स करने के लिए या इनको मिक्स करके कुछ चीज़ सिंथेसाइज करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर हमें घर में इफ़ यू वांट टू कुक एनीथिंग इन आर होम, अगर हमें घर में कुछ भी बनाना है, ठीक है, हमें मैगी बनाना है या हमें चाय बनाना है या हमें पिज़्ज़ा बनाना है, जो भी, ठीक है, हम पहले तो उसके लिए रॉ मटेरियल लाएंगे। ठीक है, हम रॉ मटेरियल लिया, फिर इन रॉ मटेरियल को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके इससे नई चीज़ कब बनेगी, जब हम इसे एनर्जी देंगे।
ठीक है। तो जब हम उसको एनर्जी देंगे, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो सकती है। तो जब हम एनर्जी देंगे तभी ना ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी, और जब ये मिक्स होंगी तभी क्या बनेगा, फूड बनेगा। हम सारे सामान तो ले आए ना, सारे रॉ मटेरियल ले आए, हम बोल रहे हैं हमें मैगी बना के खानी है, ठीक है, हम मैगी भी ले आए, हम वेजिटेबल्स भी ले आए, हम मसाला भी ले आए, हम सब कुछ ले आए। लेकिन अब जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम क्या करते हैं, इन सबको हम गैस पर इन सबको क्या करते हैं, कुक करते हैं। तो वहाँ से हमें क्या मिल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, ये कुक हो रहा है ना अच्छे से। तो सेम प्लांट्स को भी क्या करना है, अपना फूड बना रहे हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल इनको मिले हैं उनको मिक्स करने के लिए भी इनको किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। भैया एनर्जी यूज़ करेंगे, उसी एनर्जी की प्रेजेंस में क्या होगा, इनका फूड प्रिपेयर होगा। तो थोड़ा सा अगर हम डिटेल में देखें ना, तो ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। और ये जो इसकी जो कैटेगरी है वो किस बेसिस पर है, इसकी कैटेगरी है एनर्जी के बेसिस पर, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। अगर वो लाइट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो मीन्स लाइट एंड ऑटोट्रॉप्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या किया, उन्होंने अपना खाना प्रिपेयर किया। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, वो केमिकल एनर्जी। इनमें आते हैं हमारे बैक्टीरिया। जैसे हमने 9th क्लास में नाइट्रोजन साइकिल तो पढ़ी ही होगी, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल में क्या पढ़ते हैं हम कि कुछ नाइट्रोजन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन के वक्त क्या होगा, कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, जब केमिकल्स बॉन्ड टूटेंगे तो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को वो यूज़ कर रहे हैं अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। तो वो क्या हो गए, वो हो गए कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, उनको तो हम बोल रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो केमिकल ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो लाइट, ऑटो मीन्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेनली हमें जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है वो हमें पढ़ना है फोटो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, और प्लांट्स क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑटोट्रॉप्स के बारे में। अब हम ये डेफिनेशन है जो अभी हमने डिस्कस करी है थोड़ी देर पहले, कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बोला था सिंपल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को वो यूज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कार्बोहाइड्रेट में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, जैसे मैंने अभी बोला था लाइट एनर्जी, और क्लोरोफिल के। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। हेटेरोट्रॉप्स वो हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव कर रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। वो दूसरा ऑर्गेनिज्म एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कैसा होगा, हेटेरोट्रॉफिक होगा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, मतलब प्लांट्स को छोड़ के जितने अदर ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं। ये थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है, बचपन से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं। जो हेटेरोट्रॉप्स हैं मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। तो हम ना उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग, ठीक है। हमें ये पता है कि वो दूसरे पे डिपेंड है, अपना फूड किसी और से ले रहे हैं, लेकिन वो फूड का इंटेक कैसे कर रहे हैं, फीड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। और एक ये है कि उनके फूड का नेचर क्या है, फूड हैबिट क्या है। हमने बोल दिया वो डिपेंड है, लेकिन किस पे डिपेंड है, क्या प्लांट्स पे डिपेंड है, क्या एनिमल्स पे डिपेंड है, या डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड है, या फ्रूट्स पे डिपेंड है, किन पे डिपेंड है। तो फूड हैबिट के बेसिस पे भी कर दिया है। और ये हम सब जानते हैं, जैसे हर्बीवोर्स होते हैं तो ये ऐसे हेटेरोट्रॉप्स हैं जो क्या किस पर फीड करेंगे, प्लांट्स पे, प्लांट्स प्रोडक्ट पे करेंगे। कार्निवोर्स वो होंगे जो एनिमल्स पे फीड करेंगे। ओमनीवोर्स वो होंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे कर रहे हैं फीड। डेट्राइटिवोर्स वो होते हैं जो डेड और डीकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। सेंगिवोर्स जो ब्लड पे फीड करते हैं, जैसे पैरासाइट्स होते हैं, लीचेस वगैरह होती हैं, टिक्स होते हैं, ये सब किस पर करते हैं फीड, ब्लड पर। उसके अलावा अगर हम फ्रूगीवोर्स की बात करें तो फ्रूगीवोर्स में वो होंगे जो किस पर फीड करेंगे, फ्रूट पे फीड करते हैं। उसके बाद ये जो है एक और है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, मेनली वो किस पे फीड करेंगे, इंसेक्ट पर। इस पर हमें ध्यान रखना है कि एक पिक्चर प्लांट भी होता है। ये एक प्लांट है जो क्या करता है, इंसेक्ट पर फीड करता है, ठीक है। और ये ऐसी सॉइल में मिलता है जहाँ नाइट्रोजन का डिफिशिएंसी होती है, तो अपनी नाइट्रोजन डिफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स पे फीड करता है, हालांकि ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग, मोड ऑफ फीडिंग, और ये इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड एग्जाम में भी है, तो हमारी एनसीईआरटी में भी है, तो हमें इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है,
ठीक है। मोड ऑफ फीडिंग पर हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है होलोजोइक, फिर सेकंड होगा पैरासिटिक, फर्स्ट हो गया होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक। 3 कैटेगरीज हम पढ़ लेते हैं। तीनों के एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में मेंशन है उनको भी हम लर्न कर लेते हैं। होलोजोइक सिंपल है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, मतलब जैसे हमारा, इसको समझने का बिल्कुल बेस्ट तरीका, जो हमारा मोड ऑफ फीडिंग है, हम भी तो हेटेरोट्रॉप्स है ना, ह्यूमंस क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है, डिपेंड है वो, प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ना, वो उनको प्लांट से चाहिए अपना, या एनिमल्स से चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं, फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है, इंटेक किया हमने, उसको च्यू किया, मैस्टिकेट किया, फर्दर प्रोसेस कहाँ होगा, इनसाइड आवर बॉडी। तो ऐसा जो मोड ऑफ फीडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, होलोजोइक में क्या हो रहा है, होलो मतलब होल फूड, वो कहाँ ले रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होल फूड का इंटेक कर रहा है इनसाइड द बॉडी, और बॉडी के इनटेक करने के बाद बॉडी के अंदर ही फर्दर जो भी प्रोसेस होना है, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एसिमिलेशन, वो सब कहाँ होगा, उसकी बॉडी के अंदर ही होगा। तो ऐसा जो मोड ऑफ फीडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक। तो होलोजोइक में क्या हो गया, यहाँ पे लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ इंजेस्टेड फूड आर ब्रोकन डाउन into smaller soluble substances with the help of digestive enzyme, ठीक है। The simple molecules are then absorbed into the cell and utilized। और जो अनडाइजेस्टेड रह गया या जो अनएब्जॉर्ब रह गया, जो नहीं हुआ डाइजेस्ट, नहीं हुआ एब्जॉर्ब, उसको बॉडी के बाहर हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। अब एग्जांपल जैसे अमीबा, ये हमें याद रखना है क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे तो अमीबा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं जैसे हम हैं ह्यूमंस या कुछ अदर एनिमल्स हैं, तो उनमें मोड ऑफ फीडिंग कैसा होगा, होलोजोइक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रो का मतलब होता है रॉटन, सड़ा हुआ, खराब हुआ हुआ। तो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला ये याद रखना है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो किस पर फीड कर रहे हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहे हैं, जो सड़ गया है, गल गया है, मर गया है, उस पर ये फीड कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है। उसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, कुछ सिक्रीट कर रहे हैं एंजाइम, इनकी बॉडी के बाहर ये सिंथेसाइज कर रहे हैं, और वो एंजाइम क्या कर रहे हैं, उस डेड और डिकेइंग मैटर को स्मॉल या सिंपल सब्सटेंस में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब हम ये कहें कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे तो फीड कर रहे हैं, लेकिन जो फर्दर प्रोसेस होगा उसके ब्रेकडाउन का, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, वो बॉडी के अंदर नहीं होगा, बॉडी के बाहर होगा। तो एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सम केमिकल आउटसाइड देयर बॉडी, अपनी बॉडी के बाहर कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। उन्हीं केमिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम्स बोल रहे हैं। और जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो कॉम्प्लेक्स डेड डिकेइंग फूड है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ऐसे मोड ऑफ फीडिंग को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ फीडिंग या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जो कि हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, और इसका बहुत फंजाई है, ब्रेड मोल्ड्स हैं, जो ब्रेड वगैरह पे जो फंगस लगती है वो यही है। उसके अलावा ईस्ट है और मशरूम है। ये हमें कोई और एग्जाम्पल हम याद करें या ना करें, हमें ये एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना है, इनको लर्न करना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या हो गया, ऐसा मोड ऑफ फीडिंग है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड कर रहा है और केमिकल रिलीज करके उनकी बॉडी के आउटसाइड, और वो क्या कर रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक ऐसा मोड ऑफ फीडिंग है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड का इंटेक कर रहा है विदाउट किलिंग इट। ये हमें याद रखना है। क्या कर रहा है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, सारे डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, अपने फूड का, अपनी न्यूट्रिएंट का इंटेक कर रहा है विदाउट किलिंग इट, उसको मारे बिना। तो ऐसा जो मोड ऑफ फीडिंग होता है उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक में जो एग्जांपल दे रखा है हमें, टेप वॉर्म है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम के बारे में हमें ये याद रखना है, ये मलेरियल पैरासाइट है। तो हमें बोर्ड एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मलेरियल पैरासाइट। अब मलेरियल पैरासाइट हमें पता तो होना चाहिए ना क्या है, प्लाज्मोडियम। यही वो पैथोजन है बेटा जो क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। कैस्कोटा है, अमरबेल, ये प्लांट है, टिक्स हैं, लाइज हैं, ठीक है। सर में जुएँ हो जाती हैं, लीचेस हैं। तो जो सर में जुएँ हो जाती हैं, लाइस हैं, तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी से क्या लेती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ब्लड का इंटेक है ना, ब्लड पे फीड कर रही है। तो ब्लड में ही क्या है, हमारी न्यूट्रिएंट, हमें बिना मारे हमसे ही क्या ले रही है, वो न्यूट्रिएंट ले रही है। तो ऐसा मोड ऑफ फीडिंग क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, या पैरासिटिक मोड ऑफ फीडिंग। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट। तो आपको क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो आपको पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइट, इज पैरासाइट, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासाइट है, या शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
तो अगर हमें बेसिक पता होगा तो क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो ना, हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट वो एग्जाम्पल्स तो याद रखने ही हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, और ये सब एनसीईआरटी में गिवन है एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया मोड ऑफ फीडिंग किसके बारे में, जो हेटेरोट्रॉप्स है उनको डिवाइड किया था ना हमने, मोड ऑफ फीडिंग, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब न्यूट्रिशन को जो आज हम पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बेसिकली इन 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हमें पता होना चाहिए, इससे पहले अभी हमने डिस्कस ही किया है कि प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स। थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो क्या होते हैं फोटोट्रॉप्स, मतलब लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, क्योंकि अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो पिगमेंट को अगर हम डिफाइन करें, भाई पिगमेंट है ना, क्या होते हैं पिगमेंट? पिगमेंट एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कलर देते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट्स बोलते हैं। तो इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। जनरली हमने प्लांट्स देखे हैं वो ग्रीन अपीयर होते हैं हमें, क्योंकि ये जो है क्लोरोफिल की वजह से वो हमें कैसे अपीयर होंगे, ग्रीन, ठीक है। उसके अलावा ये जो क्लोरोफिल है ना, ये क्या करता है, ठीक है, हमने अभी बोला था कि लाइट एनर्जी चाहिए हमें, है ना, मतलब एनर्जी चाहिए फूड को बनाने के लिए। तो उस एनर्जी को ट्रैप करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, ठीक है। सन से एनर्जी आ रही है, लेकिन पहले हम उसको पकड़ेंगे ना, पकड़ेंगे तभी हम उसको यूज़ करेंगे। तो उसको पकड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, पूछा जा सकता है हमें ये, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, टू ट्रैप सनलाइट, टू ट्रैप लाइट, ठीक है। लाइट, सनलाइट, इनको ट्रैप करने के लिए वो यूज उसका काम आता है, ठीक है। और वो क्या करता है, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा, क्या होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोसेस जिससे प्लांट क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसे हम घर में खाना बना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन जब प्लांट कुकिंग कर रहे हैं तो उनके कुकिंग के प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, फोटोसिंथेसिस बोल दिया, ठीक है। तो फोटो मतलब क्या हो गया, लाइट, और सिंथेसिस मतलब टू बिल्ड, टू सिंथेसाइज, टू फॉर्म। हम क्या कर रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक CO2, वाटर, by the cells of a green plants having a chlorophyll in the presence of sunlight is called photosynthesis. या सिंपल हम ये बोलें, the process of formation of glucose by using CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll and release oxygen, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। अगर हम समझ गए तो हम उसको लिख सकते हैं इजीली कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग सनलाइट, by using CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll and release of oxygen। और वो क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये जो प्रोसेस पढ़ा, अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें, क्योंकि केमिकल प्रोसेस है ना, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इक्वेशन से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यही बोला ना हमने, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, वाटर यूज कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्या बना रहा है, ग्लूकोज। क्या है ये, ग्लूकोज है, याद होना चाहिए हमें इसका फॉर्मूला, C6H12O6। और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, एज अ बाई प्रोडक्ट यूज रिलीज कर रहा है, और ये वाटर है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हमने क्या किया, एक रिप्रेजेंट कर दिया एक इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। हमें बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें 4 इक्वेशन दे दी हैं ऑप्शन में, और हमें करेक्ट वन आइडेंटिफाई करना है। करेक्ट वन हम आइडेंटिफाई कब करेंगे, जब हमें पता होगा कि करेक्ट कौन सी है। तो इसको हमें प्रैक्टिस करना है लिखकर कि CO2 है, वाटर है, और हमें ये भी याद रखना है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एक बैलेंस इक्वेशन हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ मटीरियल्स, ठीक है। हमने प्रोसेस के बारे में भी देखा कि भाई ये वाटर को यूज़ कर रहा है, CO2 को यूज़ कर रहा है लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और अपना फूड बना रहा है। लेकिन ये जो हमने सबका नाम लिया ना, जैसे CO2, वाटर, इनका रोल क्या है, किसका क्या रोल है, ठीक है। सनलाइट आ रही है तो इसका क्या रोल होगा, क्लोरोफिल का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो हर एक मटेरियल का क्या है, हर एक एलिमेंट का एक रोल है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स ये हैं कि इनके बिना तो नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। चाहे तुम कितना भी वाटर दे दो, चाहे तुम कितना CO2 दे दो, अगर ये नहीं होंगे
तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें आता है सबसे पहले लाइट। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो अल्टीमेट सोर्स क्या है प्लांट के लिए लाइट का? सनलाइट है। सारे प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है अपने फूड बनाने के लिए? सन से मिल रही है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना कि अल्टीमेट सोर्स क्या है बेटा? रेडिएंट एनर्जी है। उसके बाद जो मैक्सिमम फोटो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, अगर हमें याद रखना है रेड रीजन में होगा, क्योंकि जो प्लांट यूज़ करते हैं ना जिस पर्टिकुलर रीजन में वो वाइट लाइट यूज़ करते हैं, और वाइट लाइट को अगर हम स्प्लिट करें तो 7 डिफरेंट लाइट उसमें कलर्स में या 7 डिफरेंट लाइट्स में क्या होती है, वो स्प्लिट हो जाती है। वाइट लाइट क्या है? मिक्सचर ऑफ 7 लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट का मिक्सचर है वो। हम उसको प्रिज्म के थ्रू अगर हम पास करें तो वो स्प्लिट हो जाती है ना 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स, विबग्योर जिसे बोलते हैं। तो उसी में रेड रीजन में सबसे ज़्यादा होगा, ग्रीन में सबसे कम होगा। रेड में इसलिए होगा क्योंकि मैक्सिमम वही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम रेड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ग्रीन में इसलिए होगा क्योंकि मैक्सिमम ग्रीन को तो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो मिनिमम किस में होगा? ग्रीन रीजन में होगा। ठीक है, तो लेकिन हमें बस मेनली ये याद रखना है कि जो अल्टीमेट सोर्स है प्लांट के लिए वो क्या है? लाइट है। और लाइट की ही वजह से क्या हो रहा है? लाइट की ही हेल्प से वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं। उसके बाद क्लोरोफिल है। ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जो एक सेल है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। तो हमें ये क्लोरोप्लास्ट याद रखना है कि ग्रीन कलर का एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड एक ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि कहाँ मिलेंगे, तो जहाँ जहाँ हमें ग्रीन पार्ट नजर आ जाए ना प्लांट के अंदर, वहाँ वहाँ क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल होगा। ठीक है, उसके अलावा रॉ मटेरियल। भाई रॉ मटेरियल ऐसे मटेरियल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने देख ले, भाई क्लोरोफिल है और सनलाइट है। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को पकड़ रहा है। लाइट एनर्जी क्या कर रही है? भाई खाना बनाने में हेल्प कर रही है। रॉ मटेरियल ऐसे मटेरियल है कि जिनको मिक्स करके ही एक नया सब्सटेंस बनाया जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? ये जो एसेंशियल एलिमेंट है उनकी प्रेजेंस में। ठीक है, तो रॉ मटेरियल सबसे पहले क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो प्लांट्स जो है ना बेसिकली 2 टाइप के, एक वो जो लैंड पे रह रहे हैं, एक वो जो पानी में रह रहे हैं। तो दोनों का जो तरीका होगा लेने का वो अलग अलग होगा CO2 का। जैसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में बात करें, उन प्लांट्स के बारे में जो कहाँ पर रह रहे हैं? लैंड पर। तो वो जो CO2 को है वो कहाँ से लेंगे बेटा? एटमॉस्फेयर से लेंगे। कौन से फॉर्म में लेंगे? गैसेस फॉर्म में लेंगे। कहाँ से लेंगे? लीफ पर माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा के थ्रू लेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें उनकी एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, तो एक्वेटिक प्लांट्स जो है CO2 डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं। पूरा जो सरफेस है उनका वो वाटर के कांटेक्ट में है, तो पूरे जनरल बॉडी सरफेस से ही, पूरे सरफेस से क्या होगा? वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो स्टोमेटा है उसी के थ्रू क्या हो रहा है? गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। स्टोमेटा जो है माइन्यूट पोर्स हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन जो लॉस होता है एक्सेस वाटर का स्टोमेटा से, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है, ट्रांसपीरेशन में भी। इसके अलावा स्टोमेटा की जो ओपनिंग है और क्लोजिंग है, इसको रेगुलेट करने के लिए एक किडनी शेप के सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि अगर हमें पूछा जाए क्वेश्चन कि which type of cell regulate the opening and closing of stomata, ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन रेगुलेट कर रहा है स्टोमेटा की? तो कौन कर रहा है? गार्ड सेल्स कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है, स्टोमेटा कोई सेल्स नहीं है, जस्ट ओपनिंग है। ओपनिंग को हमने क्या बोल दिया? स्टोमेटा। और वो ओपन कब होंगे, क्लोज कब होंगे, इसको कौन रेगुलेट करेगा? गार्ड सेल्स रेगुलेट करेंगे। ठीक है, और एक्वेटिक प्लांट जो है वो CO2 को डिसॉल्व फॉर्म में लेंगे थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, सो दे परफॉर्म मोर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है, जो सरफेस है, वो वाटर के कांटेक्ट में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। जितना ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज होगा फोटोसिंथेसिस उतना ही ज़्यादा होगा। और ये जो है ये डायग्राम है, ये स्टोमेटा यहाँ पर ओपन है और ये क्लोज है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ गार्ड सेल, NCERT में भी मेंशन है कि हाउ गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या लिखना है? जब गार्ड सेल में पानी फिल हो जाएगा, वाटर आ जाएगा ना भाई, ट्रांसपिरेशन होना है ना, जब वो टर्जिड हो जाएंगे तो स्टोमेटा ओपन होगा, और जब पानी उनके बाहर फ्लो हो जाएगा तो वो श्रिंक होंगे और स्टोमेटा क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है, अगर आपको पूछा जाए व्हाट हैपन इफ गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, अगर वो टर्जिड हो जाए तो क्या होगा? स्टोमेटा ओपन होगा, और जब वो फ्लैसिड हो जाए या श्रिंक हो जाए तब क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है। वाटर है, वाटर के लिए अगर हम लैंड प्लांट के बारे में बात करें तो
सोर्स क्या है, सॉइल है, और कौन से प्रोसेस के थ्रू वो अपटेक करेंगे, ऑस्मोसिस, और कौन सा पार्ट है जो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट और रूट हेयर्स, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट होगा, एक स्पेशल टिश्यू होता है जाइलम। तो हमें यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहला, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट हेयर से एब्जॉर्ब कर रही हैं, रूट हेयर या रूट्स दोनों में से हम याद रख सकते हैं, और कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस, और अपवर्ड कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जाइलम कर रहा है, ठीक है। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोसेस हमने देखा कि हाँ ये प्रोसेस है, फिर हमने मटेरियल्स भी देख ले क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि प्लांट के अंदर ये कहाँ हो रहा है। तो प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो वो कहाँ होगा, लीफ में होगा, ठीक है। ऐसी लीफ में होगा जहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल होगा। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो लीव्स होती हैं वहीं पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। और जिन सेल्स के अंदर, लीफ के जिन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं मीजोफिल, जिसको अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें ये भी याद रखना, अगर हमें सेल्स पूछा ना कि फोटोसिंथेटिक सेल कौन से हैं, तो मीजोफिल सेल्स हैं। प्लांट के अंदर हमें साइट पूछी कौन सी, लीव्स हैं। लीव्स जो ग्रीन कलर की हैं वहीं पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। उसके बाद ये लीफ का स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में गिवन है, और इसी को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा सिंपल डायग्राम इसका ड्रॉ करके। ये लीफ है, और लीफ का ये जो है क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कि अगर हम लीफ को कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या पार्ट नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ये हमें एक लेयर नज़र आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस, और यहाँ पे ये लेयर आ रही है जिसको हम लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और इन दोनों सेल्स के बीच में इन दोनों लेयर्स के बीच में ना ये स्पेस है, और इस स्पेस में सेल्स भरे हुए हैं। अब सेल्स की जगह कहाँ है, अगर हम एग्जैक्टली लोकेशन देखें तो बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, इनके मिडिल वाले पार्ट में। इसीलिए हम इन सेल्स को क्या बोल रहे हैं, मीजोफिल सेल्स, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पर हम उनको क्या बोल रहे हैं, मीजोफिल सेल्स। लेकिन एक्चुअली में ये सेल्स का अगर हम नेचर देखें तो इन सेल का नेचर कैसा है, ये है पैरेनकाइमस सेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये दो हम देख पा रहे हैं, ये 2 लेयर्स में अरेंज है। एक ये वाली सेल्स हैं जो कंटिन्यूस है, थोड़ा कम स्पेस है, एक ये है जहाँ पे स्पेसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये लीफ का हो गया अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इनके बीच में सेल्स हैं जिनमें ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं, एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन कर रही है कि जो रेड डॉट्स हैं वो क्या होते हैं लीव्स में, वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं इन्हीं के अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो अब हमें क्या दे सकते हैं, क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें पार्ट लेबल कर देंगे, ये ए पार्ट है, ठीक है, वो हमको बोल देंगे ये बी पार्ट है, ठीक है, ये वाला बोल देंगे हमें ये सी पार्ट है। अब पूछेंगे कहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें तो ये तो गार्ड सेल्स हो गए, और ये स्टोमेटा हो गया। स्टोमेटा कोई सेल नहीं है, वो तो एक ओपनिंग है, ये गार्ड सेल्स हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है हमें गार्ड सेल्स के बारे में, कि गार्ड सेल्स कौन से सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, और एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन गार्ड सेल ही एक ऐसे एपिडर्मल सेल है जहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अगर यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है, हमें ये दे रखा है और हमको पूछ लिया ये कौन से सेल्स हैं, भाई गार्ड सेल्स हैं, एक ये पूछ सकते हैं। दूसरा ये पूछ सकते हैं क्या ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। आपको ये पूछ सकते हैं ये डॉट क्या है, तो ये डॉट क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, हाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सी क्या है, इन सी वाले जो सेल्स हैं इनमें फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है, डायग्राम को अच्छे से याद रखना है। डायग्राम देखकर आपको लेबल कर सकते हैं वहाँ पर ए बी सी डी ई जो भी है, और आपको पूछ सकते हैं कि ए में क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, या सी क्या है, ठीक है। तो ये सारा, इस डायग्राम को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है, इसको देखना है ध्यान से, और सारे पार्ट्स को देखना है कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया लीफ का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं एक्चुअल मैकेनिज्म से, क्या अब इनका प्रोसेस क्या है खाना बनाने का। तो 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, तो मेनली हमें इसी पे फोकस करना है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं, पहला देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। देन सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, एंड splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and third step is reduction of carbon dioxide into carbohydrate। तो ये 3 स्टेप में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं प्लांट,
अपना फूड खुद प्रिपेयर करना है, खुद प्रिपेयर करना है तो किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, एनर्जी को ट्रैप करेंगे। ठीक है, हमें पता है ना एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसको बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपने यूज़ के लिए। ठीक है, नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्लांट सबसे पहले क्या कर रहे हैं भाई, जिसकी ज़रूरत है उनको एनर्जी, उसको पकड़ेंगे। किससे पकड़ेंगे, किसकी हेल्प से पकड़ेंगे, क्लोरोफिल की हेल्प से पकड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सनलाइट से लाइट आई, उसको पकड़ लिया, टैप कर लिया। ठीक है, हो गया। इसी को हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले भाई एनर्जी तो लगेगी ना, रॉ मटेरियल तो है लेकिन एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, खाना तो बनाना है उनको। तो उन्होंने क्या किया, एनर्जी को ले लिया, ट्रैप कर लिया। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे कि मैंने बोला है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नहीं बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। नहीं करेंगे उसको लाइट, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो एनवायरनमेंट में लॉस्ट हो जाएगी, तो उसको एब्जॉर्ब करने का तो फायदा ही नहीं हुआ कुछ। तो पहले क्या करेंगे, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है, हम सबको पता है कि हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी की करेंसी होती है वो क्या होती है, एटीपी। मतलब एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी। तो सेल्स के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। हम इसको ये समझ सकते हैं अनचार्ज बैटरीज हैं, चार्ज नहीं है। घर में भी अगर अनचार्ज बैटरीज होती हैं और जैसे ही लाइट हमें मिलती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनको चार्ज करते हैं ना। क्यों चार्ज करते हैं हम, या हम मोबाइल फोन्स भी क्यों चार्ज करते हैं भाई, उस एनर्जी को हम इसके फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं ताकि अब हमें कभी भी रिक्वायरमेंट हो हम उसको यूज कर लें। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो लाइट एनर्जी आई है ये अनचार्ज बैटरीज की तरह है। वो लाइट एनर्जी को हम कैसे यूज करेंगे, ये एडीपी है जो अनचार्ज बैटरी, इसके साथ हम क्या करेंगे, फॉस्फेट को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब कैसे ऐड करेंगे, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, केमिकल सब्सटेंसेस है ना, क्या बनेगा इनके बीच में, बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी पकड़ी है प्लांट ने वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लेगा। तो पहले ये डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट और जुड़ गया तो अब क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट बन गया। मतलब जो लाइट एनर्जी थी वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गई, केमिकल फॉर्म में स्टोर हो गई ना स्टोर। अब प्लांट को जब रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करेगा, वो इसी का ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करेगा मतलब बॉन्ड्स टूटेंगे, बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसी एनर्जी को वो क्या करेगा, यूज कर लेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में। और किसकी स्प्लिटिंग हुई, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जो सनलाइट आई, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, ये वाटर था, ये वाटर का ब्रेक डाउन हो गया, किसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया, हाइड्रोजन के अंदर हो गया, और किसके अंदर हो गया, ऑक्सीजन के अंदर हो गया। ठीक है, अब क्यों रिक्वायरमेंट थी ये अभी हम पढ़ेंगे आगे कि वाटर की स्प्लिटिंग की जरूरत क्या पड़ी। वाटर का स्प्लिट हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला, क्यों निकला देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या लिख रखा है, रिडक्शन। और जब भी हमें किसी भी सब्सटेंस का, हमें अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी सब्सटेंस का रिडक्शन करना होता है तो हमें यहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो रिडक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसकी रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजन की। दूसरा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी तो मिली गई है हमें, ठीक है। और हाइड्रोजन कहाँ से मिला, इस वाटर का ब्रेकडाउन हुआ तो उससे हमें क्या मिला, हाइड्रोजन मिला, क्योंकि इसी हाइड्रोजन से हमें क्या करवाना था, कार्बोहाइड्रेट का रिडक्शन करवाना था, सॉरी CO2 का रिडक्शन करवाना था, और क्या बनना था, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये तीन स्टेप क्या हो गए। सबसे पहला क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट एनर्जी का, किसने किया, क्लोरोफिल ने लाइट को पकड़ा पहले, तो भाई इसी की तो प्रेजेंस में होगा फोटोसिंथेसिस। फिर क्या हुआ, उसको कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। ठीक है, स्प्लिटिंग हुई वाटर की स्प्लिटिंग हुई तो क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। इसी हाइड्रोजन को हमने किसके लिए यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, क्योंकि रिडक्शन के लिए हमें दो जो है थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या होती है, एनर्जी। तो हाइड्रोजन कहाँ से मिला, वाटर से मिला, और एनर्जी कहाँ से मिली, लाइट, सन से मिली ना हमें एनर्जी। ठीक है, और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। तो ये मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जब भी अगर हमें बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो करेक्ट जो वे होता है ना आंसर लिखने का वो ये होता है कि सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखें। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख दी, फिर हम उसकी करेक्ट इक्वेशन लिखें और उसके बाद हम ये 3 स्टेप्स लिखें। इतना हमें
फोटोसिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए और इतना हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना ही लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस क्या है। कोई भी प्रोसेस अगर नेचर में हो रहा है तो इसमें उसका कोई ना कोई तो इंपॉर्टेंस होगा, कहीं ना कहीं तो वो रोल प्ले कर रहा होगा। तो पहला तो क्या है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उन पे डिपेंड है। तो पहला रीज़न तो क्या हो गया भाई, प्राइमरी सोर्स है फूड का सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, जो डायरेक्टली फीड कर रहे हैं प्लांट पे वो भी, जो इनडायरेक्टली डिपेंड है उनके लिए भी। ठीक है, और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। और ऑक्सीजन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए असेंशियल है, सबकी रिक्वायरमेंट है ना ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मिल कहाँ से रहा है, हमें प्लांट से मिल रहा है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है किसके, फोटोसिंथेसिस के। इसके बाद आता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमें पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्क्स कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं बताओ जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेंगे। तो पहला क्या है, लाइट। ठीक है, हमें पता है कि लाइट जो है वो अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन है। और जितने भी लैंड प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, वो सब क्या कर रहे हैं, सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्लांट है मरीन एल्गी वो एल्गी हैं जो सी या ओशन में मिलते हैं, ये मून लाइट में भी कर सकते हैं। ये अगर हम याद रख सकते हैं तो ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं सनलाइट, ठीक है, सनलाइट में तो फोटोसिंथेसिस हो ही रहा है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए क्या आर्टिफिशियल लाइट में होगा, आपको कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है वो प्लांट को लेकर आया है, रूम में रखा है, वाइट लाइट दे रहा है, सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर भी दिया है, तो क्या वो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा? यस, वो करेगा, उस लाइट में भी करेगा, आर्टिफिशियल लाइट में भी करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा हम लाइट देंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो गई तो रिडक्शन हो जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इतनी ज़्यादा लाइट पर क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बहुत डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर लाइट एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे जैसे लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होने पर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर, अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देखें फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो 25 to 30 डिग्री है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स वगैरह और इंजाइम्स वगैरह जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है CO2, अभी हमने पढ़ा ही था। तो CO2 जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, उसके अलावा क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है इस डायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्लोरोफिल कंटेंट। जितना ज़्यादा क्लोरोफिल उतना ज़्यादा लाइट ट्रैप करेगा, जितना ज़्यादा लाइट ट्रैप करेगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये है इसका जो था फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के कि डिफरेंसेस क्या हैं ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, ये अभी हमने डिस्कस किया। और कैसे लिखना है डिफरेंसेस को ये भी हमने डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटीरियल, कहाँ से मिल रहे हैं उनको रॉ मटीरियल। तो रॉ मटीरियल क्या क्या थे, CO2 था। CO2 कहाँ से मिल रहा है भाई, उनको एयर से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है जहाँ वो रह रहे हैं। ठीक है, और वाटर उनको कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। ये हमें याद रखना है, यही तो 2 रॉ मटीरियल है, ये 2 रॉ मटीरियल है। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो यही तो है। उसके अलावा और क्या हो गया, लाइट हो गई, ये भी तो एक ज़रूरी कंडीशन है। उसके अलावा क्लोरोफिल हो गया, ये नहीं होगा तो लाइट का कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, हमें फूड मिल रहा है। फूड में क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या मिल रहा है हमें, ऑक्सीजन मिल रहा है। ये इसके बाय प्रोडक्ट हो गए। उसके अलावा एनसीईआरटी में गिवन है कि जो लैंड प्लांट है उनके लिए जो है सनलाइट मेन सोर्स है। सनलाइट जो है हमें कब प्लांट्स को कब अवेलेबल होती है, दिन के टाइम पर होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस में होते हैं, जैसे डेजर्ट कंडीशन में जो प्लांट्स होते हैं। और अभी जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था 23 में, उसमें भी ये पूछा गया था कि जो डेजर्ट प्लांट है या जीरोफाइटिक प्लांट है, हमें टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी, ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे भाई, अगर ड्यूरिंग द डे टाइम अगर ये अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं तो बहुत गर्मी होती है, बहुत टेम्परेचर होता है, तो वाटर लॉस हो जाएगा ना, तो उनके लिए तो क्या है, हार्मफुल है ये। तो वो क्या करते हैं, उनमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ है कि वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को ड्यूरिंग द नाइट टाइम वो ओपन करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम वो ओपन करेंगे, CO2 को लेंगे, फिर CO2 को वो एसिमिलेट कर लेंगे अपने अंदर। ठीक है, किसी ना किसी केमिकल के फॉर्म में वो उसको एसिमिलेट कर लेंगे। उसके बाद ड्यूरिंग द डे टाइम जब स्टोमेटा क्लोज है लेकिन लाइट तो आ रही है, तो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेंगे। ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो हमें ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, अभी हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, यही देखा था ना हमने। अब ये ग्लूकोज
जितना उनको यूज़ करना उतना तो यूज़ कर लेंगे वो, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको किसके फॉर्म में स्टोर करेंगे, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो जो एनर्जी है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो रही है, स्टार्च के फॉर्म में इन केस ऑफ प्लांट्स। लेकिन वही अगर हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में यही ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये भी बोर्ड 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है ये सारी, और हर एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस वीडियो में हमने हर एक लाइन को कवर किया है एनसीईआरटी की। ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जो रिपीटेड हो चुके हैं, या क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मैं सारा अभी डिस्कस कर ही चुकी हूँ। ठीक है, तो आप अगर अपना बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।